हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या। इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। अगर आपको सीखना है कि परिमेय संख्या क्या है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या होता है। अगर आप ये तीनों सीख गए तो समझो आप परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ये अनंत का सिंबल है। जो एक से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें पहले ज़ीरो से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी, उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और तीसरा है पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W लिख सकते हैं। अब है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है, ठीक है। और ज़ीरो जो है ना वो धनात्मक होता है ना वो ऋणात्मक होता है। इसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव की तरफ चलेगी और अनंत तक चलेगी, और इस तरफ नेगेटिव की तरफ चलेगी और ये भी अनंत तक चलेगी। पूर्ण संख्या वो होगी जिसमें धनात्मक संख्या भी होगी और ऋणात्मक संख्या भी होगी, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। समझ गए? अब आपको इतना समझ आ गया तो अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती है, जहाँ P पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना समझ गए? जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे 4/5 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 4 को हम P लिख सकते हैं और 5 को हम Q लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गई ये संख्या। 4 एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है। Q 0 तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि -2/3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ ये एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 2 को हम P के लिख सकते हैं और 3 को हम Q लिख सकते हैं। तो P जो है एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। पीछे मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक जो है ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी होता है।
पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए हम कहेंगे कि -2/3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसको हम सभी लिख सकते हैं 3/1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये एक पूर्ण परिमेय संख्या है या नहीं। 3 को हम p लिखेंगे और 1 को हम q कह सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। 3 एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। q की जगह 0 तो नहीं है, अगर 0 होता तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन 1 है तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5/0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 p है और q 0 है। और मैंने आपको बताया था कि q जो है अगर 0 के रूप में होगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें q जो है 0 आया, तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। 0 है तो 0/1 करेंगे, तो अगर 0/1 तो ये 0 ही होता है, इसका मतलब 0 ही होता है। p हमारा 0 है और 1 हमारा q है। हम क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि q अगर 0 होगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया कि p अगर 0 होगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में बन गई है, p/q के रूप में बन गई है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था कि √ में भी होता है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये √ में है। लेकिन अगर √4 होगा तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे या नहीं, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में बन गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ गए? √4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने के बाद हमें संख्या प्राप्त हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग करते हैं हम तो 1 गुना 1 तो 1 आता है। 2 का करेंगे तो 2 गुना 2 4 आएगा। 3 का करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 3 गुना 3 9 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुना 4 4 चौके 16 आएगा। 5 का वर्ग करने पर
5 गुना 5 25 आता है। वर्ग करने पे आया तो 1 का वर्ग करने पे आया हमारा। तो देखो अगर अंडर रूट में 1 होगा तो 1 का वर्ग करने पर हमें 1 आता है, तो ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। और 4 का वर्ग करने पर क्या कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 9 होगा तो इसका वर्ग क्या होगा, 3 होगा, तो ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब ये सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या रह गया, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। संख्या नहीं है, और ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। यदि a और b परिमेय संख्या है तो a प्लस b भी एक परिमेय संख्या होगी और a माइनस b भी परिमेय संख्या होगी, a इंटू बी भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर a बटा b सिर्फ तभी परिमेय संख्या होगी जब b जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे a जो है परिमेय संख्या होगी, जैसे 5 प्लस 3 लेते हैं हम। 5 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। इनका योग करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। और जैसे a माइनस बी, जैसे 5 माइनस 3 बराबर है कितना आता है, 2। इन दोनों का योग करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। और जैसे गुणा करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। 4, जैसे 4 गुना 2, 4 दूने 8, तो इसको करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। और इसमें बता रहा है a बटा b सिर्फ तभी परिमेय होगा जब b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। जब जैसे 4 बटा 2 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, और 4 बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर 4 बटा 0 होगा तो देखो b जो है 0 आ गया। जैसे 4 हम a होता है और 0 को हम b लेते हैं, a बटा b के फॉर्म में बन गया। तो 0 जो है b जो है 0 आ गया हमारा, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलो आगे करते हैं। अगला है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का क्या मतलब है कि जब आप क्रम बदल लो पर उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े, उसे हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। जैसे a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं। जैसे a हमने मान लिया 3 प्लस 2, तो इसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको प्लस करने पर 3 और 2 कितने होते हैं, 5 आया। और जैसे b प्लस ए, b की जगह हमने 2 लिखा और a हमारा 3 हुआ, और इसका उत्तर क्या हुआ, 3 और 2 5। इसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसे क्या कहेंगे है, योग क्रम विनिमेय है। जैसे एक और बताता हूँ मैं, जैसे 4 प्लस 8 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे 8 प्लस 4 करेंगे, 8 प्लस 4 भी होता है 12। तो इसके योग पर कोई फर्क पड़ा तो हम इसे कहेंगे कि योग क्रम विनिमेय योग क्रम विनिमेय है। ओके,
वैसे ही अगर हम इसे गुणा करेंगे तो गुण क्रम विनिमय है कहेंगे। जैसे ए की जगह हमने लिखा 4 × 3, 4×3 कितने होता है 12, ठीक है। तो यहाँ कर भी 3 × 4, 3×4 12, इसके योग पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना, तो हम कहेंगे गुणन क्रम विनिमय है। तो अगला है जैसे a माइनस बी जो है b माइनस a के बराबर नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे। जैसे 3 माइनस 2 बराबर है 3 माइनस 2 के 1 होता है, और 2 माइनस 3 क्या होगा तो -1, और इसका योग में देखो यहाँ पे प्लस का 1 आया और यहाँ पे माइनस का 1, तो इसे हम कहेंगे व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। वैसे ही a भाग b नॉट इक्वल टू b भाग a भी, इसका भी जो योग होगा वो क्रम विनिमय नहीं होगा, तो इसे आप चेक कर लेना। अगला है सहचार्यता। सहचार्यता में जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी, इसको चाहे हम जैसे 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, जैसे हम पहले चाहे 2 + 3 को करें चाहे 3 + 5 को पहले प्लस करें, तो इसके योग पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 3 और 2 होते हैं 5, और आगे +5, 5 और 5 10, जैसे यहाँ 5 और 3 8, और इस तरफ है 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10, इसके योग पर भी कोई असर नहीं पड़ा, तो इसको कहते हैं सहचारिता। वैसे ही इसके गुणा करने पर भी कोई इसके योग पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, पहले a और b, जैसे a और b ये है, b और c ये है। 3 दूने 6 × 4, 4 3 12 × 2, 6 चौके 24, और 12 दूने 24, इसके योग पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं सहचारिता। इसको कहते हैं सहचारिता। इतना समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। आगे है वितरकता। यदि a, b और c परिमेय संख्याएं हैं तो a ब्रैकेट b प्लस c बराबर है, मतलब a को b से गुना करना है और a को c से भी गुना करना है। इसको हम क्या कहेंगे वितरकता। a को b से करेंगे तो a b आएगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, a को c से करेंगे तो a और c आएगा। मानो हमारे पास संख्या दी है, a दी है हमारे पास 2, और b दिया है हमारे पास x, और c दिया है हमारे पास 3। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले 2 को x से गुना करें, 2 को x से गुना करते हैं तो आता है 2x, प्लस है बीच में, 2 को 3 से करके 2 3 6 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम वितरकता। उसी तरह अगर ये माइनस में हो तो इसको a को b से करेंगे गुना, a को b से गुना करेंगे तो a b आता है, फिर बीच में माइनस है, a को c से तो a c आता है। तो जैसे हमारे पास संख्या दी होगी 3 × y -
z। तो इसको कैसे करेंगे, 3 को y से गुना करेंगे पहले, 3y माइनस 3 को z से करेंगे तो 3z। तो अगर आपके पास ये संख्या दी होगी तो हम इसे कैसे करेंगे, अगर ये संख्या दी होगी तो इसमें देखो 3 हमारे पास दोनों तरफ है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लिया तो फिर हमारे पास क्या बचा, y माइनस z। तो इसको हम कह सकते हैं वितरकता। तो चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा योज्योतत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज्योतत्समक को हम 0 लिखते हैं, मतलब शून्य, और गुणात्मक तत्समक को है हमारे पास 1। योज्योतत्समक क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य जो है योज्योतत्समक है, वैसे ही परिमेय संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक है। योज्योतत्समक जैसे ए में हम क्या जोड़े कि हमारे पास संख्या वही आए, मतलब ए ही आए। जैसे ए में हम अगर 0 जोड़े तो क्या हमारे पास ए ही आता है। जैसे 5 में अगर हम 0 जोड़े तो हमारे पास क्या 5 ही आएगा, और 6 में हम क्या जोड़े कि हमारे पास 6 ही आए, तो 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या 6 ही आएगा। वैसे ही गुणात्मक तत्समक, इसमें जैसे हम ए के साथ क्या गुना करेंगे, ए को हम किस संख्या से गुना करें कि हमारे पास ए ही आए, तो ए को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास ए ही आता है। वैसे ही जैसे 5 को हम किस से गुना करें कि 5 ही आए, अगर 5 को हम 1 से गुना करें तो 5 ही आता है। और जैसे 6 को हम किस से गुना करें कि 6 ही आए, अगर 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आता है। इतना आप समझ गए। तो योज्योतत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में आप समझ गए। तो 0 जो है योज्योतत्समक है और 1 जो है गुणात्मक तत्समक है। इतना आप समझ गए। अब हम अगला करते हैं। हमारा अगला है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का यह मतलब है, जैसे योज्य प्रतिलोम की हम बात करें तो जैसे मेरे पास एक संख्या दी है a, तो हम इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास 0 आए। जैसे मैं इसमें a जोड़ूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे 8 में हम क्या जोड़े कि हमारे पास योग 0 आए। 8 में -8 जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आए। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। जैसे 8 -8 का प्रतिलोम है और -8 8 का प्रतिलोम है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आप कहेंगे कि ये -6/5, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 0 ही आएगा। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। 6/5 -6/5 का है और -6/5 6/5 का योज्य प्रतिलोम है। इतना समझ में आया। अगर क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसी संख्या है जो खुद का ही योज्य प्रतिलोम है, तो आप बोलेंगे 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम 0 है। जैसे हम 0 में अगर 0 जोड़े तो हमारे पास 0 ही आता है। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। दूसरा हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे हमारे पास एक संख्या दी है a/b। इसमें हम क्या गुणा करें कि हमारे पास 1 आए।
इसमें हम गुणा करेंगे b बटा a, मतलब a बटा b का b बटा a करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास एक आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास उस संख्या का गुणा करने पर एक आना चाहिए, प्लस का एक आना चाहिए, तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे हमारे पास संख्या दी है 5/6, इसमें हम क्या गुणा करेंगे कि एक आए, तो इसमें हम 6/5 करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा। वैसे ही जैसे हमारे पास 4/1 दिया होगा तो इसमें क्या गुणा करेंगे हम, तो 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक आएगा। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो हम बोलेंगे ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। जैसे ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है तो हम मानेंगे इसके नीचे एक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, 1/0 हुआ। तो अगर 1/0 हुआ तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ये, तो हम मानेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो खुद का ही गुणात्मक प्रतिलोम होती है, जैसे 1 और -1 खुद के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। 1 और -1 जो है खुद के ही गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे 1 को हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, अगर -1 को हम -1 से ही गुणा करें तो 1 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और -1 खुद के ही गुणात्मक प्रतिलोम हैं। इतना आप समझ गए, तो आप इतना याद रखना। अब हम प्रश्नावली 1.1 नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।